ये केस अब तक का सबसे अनोखा केस था। ह्यूमनॉइड एजेंसी के लिए भी ये केस काफी पेचीदा था। केस में जो भी गवाह थे उनके ऊपर कहीं न कहीं कोई शक जा रहा था। काफी मेहनत करने के बाद और जियान के अजीबोगरीब सवाल पूछने के बाद आखिरकार ये केस हल हो ही गया। समृद्धि, जिस पर कोई शक नहीं कर सकता था और जिसको एजेंसी बेगुनाह कहकर छोड़ने ही वाली थी, आखिरी में वही कातिल निकली। सबूत के साथ साथ जियान ने दोषी से खुद ही गुनाह कबूल करवा लिया था। जियान यही सोच रहा था कि कैसे लोगों के प्यार और लालच ने उन लोगों को ये जुर्म करने पर मजबूर कर दिया। समृद्धि, जो कि अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसका पति भी उससे बेइंतहा प्यार करता था। इस प्यार के लिए ही उसने भावना की किराए की कोख खरीदी थी ताकि वो अपनी बीवी को खुश कर सके, लेकिन आखिरकार उसकी बीवी ने ही उसको मार दिया। जियान ये सोचने लगा कि इस केस में इन लोगों के प्यार ने ही इनसे यह सब जुर्म करवा दिया था और इनकी शादी ही इनकी जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। केस की सारी पहेलियां अब सुलझ गई थी। अब बस रितिका को आगे की कार्रवाई करनी थी। जियान ने बड़े समय बाद एक राहत की सांस ली और इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकल गया। पिछले कुछ दिनों से जियान काफी थक चुका था। इस केस के चक्कर में उसने 10 घंटों से भी कम की नींद ले पाई थी। बाहर निकलते निकलते जियान फिर से ये सोचने लगा कि इस केस में गुनहगार कौन था। उसे समझ में आया कि इस केस में कोई भी बेकसूर नहीं था। श्रीकांत का राज, भावना का लालच और समृद्धि का गुस्सा, इन तीनों चीजों ने मिलकर इस जुर्म को अंजाम दिया था। वैसे तो ये केस खत्म हो गया था, लेकिन जियान अभी भी चैन से बैठ नहीं पा रहा था। वो सोचने लगा कि क्या ऐसी ही है म्यूटेंट की दुनिया। जैसा कि उसको अंदाजा था, ये दुनिया वाकई में इंसानों की दुनिया से बहुत अलग और जटिल दुनिया थी। जैसे ही रितिका इंटेरोगेशन रूम से बाहर आई और उसने जियान को बाहर खड़े हुए देखा, तो पहले तो वो उससे मिलने से थोड़ा संकोच करने लगी, लेकिन फिर कुछ देर में वो जियान के पास गई। उसने कहा, समृद्धि ने हमें सब बता दिया है, उसका सारा बयान हमने रिपोर्ट कर लिया है और अब मैं इसको चीफ को दे दूंगी। अब हम कानूनन समृद्धि को उसके पति श्रीकांत का कातिल कह सकते हैं। इस केस में हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रितिका ने जियान से बोला, अगर तुम नहीं होते तो शायद ये केस दोबारा इन्वेस्टिगेट नहीं होता और हम शायद गलती से भावना को मुजरिम ठहरा देते। रितिका ने जियान को धन्यवाद कहा क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो अपने मन में ठान लेती कि भावना ही मुजरिम है और उसे सजा दिलवाना ही है, तो भावना को उससे कोई नहीं बचा सकता था। लेकिन जियान ने आकर उसको सही दिशा दिखाई और उसी की वजह से आज उन्हें असली मुजरिम मिल पाया। जियान अब भी थोड़ा परेशान था। उसने पूछा, ये समृद्धि तो म्यूटेंट थी, तो फिर ये इंसानों की तरह भावनाओं में कैसे बह गई? रितिका ने जियान की तरफ देखा और वो समझ गई कि जियान ने बहुत जरूरी बात पकड़ी है। उसने जियान को समझाया, हमारे यहाँ का एक सबसे जरूरी नियम यह है कि कोई भी म्यूटेंट इंसानों की जगह पर अपने आप की असलियत नहीं बता सकता। इस तरह की परिस्थिति जहां पर लोग अपने अंदर के गुस्से को काबू नहीं कर पाते, ऐसी भावनाएं म्यूटेंट के अंदर बड़ी कम देखने को मिलती हैं। ये उनके जीन्स में कुछ अलग ही किस्म का तत्व होगा जिसने उनसे ये सब करवाया होगा। हम इस पर गौर से जांच पड़ताल करेंगे ताकि ऐसा जुर्म दोबारा ना हो। जियान सब कुछ समझ गया कि ये दुनिया भी उसके असल की दुनिया की तरह ही है, जहां लोग अपने जज्बात पर काबू ना कर कभी कभी हिंसा और जुर्म की तरफ बढ़ जाते हैं। उन्हें सही और गलत के बीच का फर्क समझ नहीं आता और अपने आप पर काबू ना कर पाने की वजह से वो ऐसा ही कुछ जुर्म कर जाते हैं। जियान अभी थोड़ा परेशान था। सोचते सोचते उसने बोला, 2 औरतों की वजह से एक निर्दोष बेचारा आदमी मारा गया। सच में लोग सही कहते हैं कि औरत से दूर ही रहना चाहिए, उनके प्यार में कभी नहीं पड़ना चाहिए। अच्छे अच्छे आदमी को पागल बना देती हैं और हमारे केस में तो आदमी को मार ही डाला। जियान की यह बात सुनकर रितिका के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। उसने बोला, सारी गलती क्या सिर्फ औरतों की ही होती है? मर्द क्या दूध के धुले हैं?
अगर श्रीकांत बच्चे का राज समृद्धि से नहीं छुपाता तो क्या समृद्धि उसे कभी मारती? अगर भावना तुम्हें सारी बात नहीं बताती तो क्या तुम कभी समृद्धि को पकड़ पाते? राज रखे मर्द और ताने सुने औरत। वाह, तुम्हारी सोच भी तुम्हारी तरह ही छोटी है। बोलते बोलते रितिका का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और चिल्लाते हुए उसने जियान से बोला, हर बार औरत को दोषी बनाना बंद करो और कभी कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखो, पता चल जाएगा कौन निर्दोष है और कौन मुजरिम। रितिका का पारा चढ़ चुका था और उसका चेहरा पूरा लाल पड़ गया था। उसे देखकर जियान भी घबरा गया और उसने बोला, अरे क्या हुआ मैम, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने बस अपनी राय रखी है, हर बात पर मूड खराब करना जरूरी है क्या? रितिका बहुत गुस्से में थी। वो मुड़ी और आगे बढ़कर अपनी तिरछी नजर से देखकर जियान को बोलती है, तुम सारे मर्द एक जैसे हो। ये बोलकर वो वहां से चली गई। जियान को समझ नहीं आया कि इस लड़की की आखिर दिक्कत क्या है। क्या इसे सिर्फ गुस्सा ही दिखाना आता है या कभी प्यार से भी बातें कर सकती है? जियान सोचने लगा कि समृद्धि भले ही उससे हार गई हो, लेकिन ये जिद्दी लड़की कभी भी जियान से नहीं हारेगी। लेकिन वो भी कम नहीं था। रितिका जैसे खूबसूरत लड़की के साथ रहना जियान को अब बहुत अच्छा लगने लगा था। अपने मन के ख्यालों के साथ जियान खुश था कि तभी उसकी नजर पास में खड़ी एक महिला पर पड़ी। ये कोई और नहीं बल्कि लारा मैम थी। वो जियान को देखकर हंस रही थी। उनकी हंसी देखकर जियान उनके पास गया और बोला, क्या हुआ लारा मैम, आप हंस क्यों रही हो? शुक्र मनाओ मैं हंस रही हूँ, वरना तुम्हारी बात सुनकर तो लोग डर जाते हैं। लारा जियान को जवाब देती है। जियान को उनका जवाब समझ नहीं आता। क्या आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि तुम्हारी बातें सुनकर रितिका भाग गई। और रितिका तो क्या, अगर बाकी लोगों को भी पता चलता है कि तुमने रितिका से क्या बोला है तो वो भी ऐसे ही चले जाते हैं। जियान लारा की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि बात तो बहुत छोटी थी, भला इतनी सी बात पर कौन गुस्सा हो सकता है? ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने? क्या अब मजाक करना भी मना है? जियान लारा से सवाल करता है। जरूरी नहीं जो तुम्हें लगे वो ही सच हो। कभी कभी सच कल्पना से भी विरुद्ध हो जाता है। सच्चाई हमारे ख्वाबों से बहुत अलग होती है। जो तुम्हारे लिए मजाक था वो जरूरी नहीं रितिका के लिए भी मजाक हो। मैं जानती हूँ कि तुम हंसमुख स्वभाव के हो, इसीलिए किसी के साथ भी हंसी मजाक कर देते हो, लेकिन तुम्हें भी संभल के रहना चाहिए। बिना किसी के बारे में पूरी बात जाने कभी भी उनके सामने बात नहीं करनी चाहिए। तुम भले ही इंसानों की दुनिया में बड़े ही होशियार बन जाओ, लेकिन अभी हमारी म्यूटेंट की दुनिया में तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। देखा, तुम्हारा एक मजाक किसी को कितनी तकलीफ पहुंचा सकता है। तुमने एक बात कही और रितिका गुस्से में आ गई और यहां से चली गई। क्या तुम समझ पा रहे हो कि तुम्हारी बात सुनकर ही रितिका को गुस्सा आया है? लारा मैम जियान को समझाने की कोशिश करती है ताकि वो म्यूटेंट की दुनिया को अच्छे से पहचान सके, लेकिन समझने से ज्यादा जियान और परेशान हो जाता है और एक उलझन भरे अपने चेहरे के भाव से उनसे पूछता है, इतनी सी बात पर भला गुस्सा क्या होना? सच में मैं जितना कोशिश करता हूँ आप म्यूटेंट की प्रजाति को समझने की, उतना ही मैं उलझ जाता हूँ। पता नहीं मैं कभी म्यूटेंट के स्वभाव को समझ पाऊंगा भी या नहीं। अगर इतनी ही कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद करूं क्या? सबसे अच्छा तरीका म्यूटेंट को समझने का सिर्फ और सिर्फ म्यूटेंट बनकर ही है। कहो तो तुम्हें म्यूटेंट बनाने वाला इंजेक्शन दे दूं? लारा हंसते हंसते जियान से ये बोलती है। जियान थोड़ा घबराता है, लेकिन उसे लगता है कि ये मजाक ही कर रही है। जियान बात को पलट देता है और उससे पूछता है, जरा मुझे बताइए कि मैंने रितिका जी से क्या गलत कह दिया कि वो मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर गई? लारा जियान की तरफ कुछ देर देखती है। अपने मन में वो सोचती है कि क्या इसको किसी म्यूटेंट की निजी जानकारी देनी चाहिए। कुछ देर बाद वो बोलती है, ठीक है, बता देती हूँ। तुम्हें वैसे भी ये भविष्य में पता चल ही जाएगा कि रितिका एक फेरेट प्रजाति से म्यूटेंट बनी है और रितिका के पिता ने उसकी माँ के साथ धोखा दिया था और बाद में फिर उन्हें तलाक देकर छोड़कर चले गए। ये बात रितिका को कभी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने जिंदगी भर अपनी माँ को तकलीफों में देखा। रितिका ने कभी भी अपने पिता के धोखे को माफ नहीं किया। अब बताओ मुझे, तुमने ये मर्दों वाली बात बोलकर क्या उसके जख्मों पर नमक नहीं छिड़क दिया?
ये सुनकर जियान चौंक गया। उसे अपनी कही हुई बात पर पछतावा होने लगा। वो दूसरी तरफ देख रहा था कि अचानक उसे याद आया कि लारा मैम ने ये क्यों कहा कि भविष्य में उसे ये पता चलेगा। इसे जानने के लिए अब जियान ने फिर से अपनी नजर लारा मैम की तरफ घुमाई तो वो वहां से जा चुकी थी। जियान ने अपने मन में कहा, चाहे म्यूटेंट हो या इंसान, औरतों को समझना तो नामुमकिन है। दूसरी तरफ जियान सोचने लगा कि केस तो अब खत्म हो गया है, अब उसे क्या करना चाहिए। वादे के मुताबिक चीफ अब उसे जाने देंगे, लेकिन क्या वो रितिका से दोबारा मिलकर माफी मांग पाएगा? उसे रितिका से ना मिलने की चिंता सताने लगी थी। एक तरफ उसका मन खुश था कि अब उसकी छुट्टी हो गई है, अब वो वापस अपने घर जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे रितिका को तकलीफ पहुंचाने का दर्द भी था। ये सोचते सोचते वो आसपास के लोगों से पूछने लगा कि उसे चीफ कहाँ मिलेंगे। वो आगे की बात उनसे करना चाह रहा था। चीफ की कैबिन में रितिका ने चीफ को इंटेरोगेशन की हर एक चीज बताई और रिपोर्ट फाइल भी दिखा दी। चीफ ने अपना सिर हिलाया और कहा, बहुत बढ़िया, इस बार तुमने बहुत अच्छा काम किया। बस भावना से आखिरी स्टेटमेंट ले लो और फिर उसे जाने दो। मैं कोर्ट जाऊंगा और इस केस को दोबारा खुलवाने के लिए बोलूंगा ताकि समृद्धि को सजा मिल सके। रितिका कुछ जवाब नहीं देती और वहीं खड़ी रहती है। रितिका के वहीं खड़े रहने से चीफ उससे पूछता है, क्या और कुछ बात है? क्या आपने जियान से यह वादा नहीं किया था कि केस हल होने के बाद आप उसे जाने देंगे? रितिका के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया था। वो चीफ को यह बताना चाहती थी कि अगर जियान नहीं होता तो वो ये केस कभी हल नहीं कर पाती, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये बात का डर भी था कि एग्रीमेंट के मुताबिक अगर उन्होंने इस इंसान को वापस जाने दिया तो ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। चीफ अपने हाथों से दाढ़ी को सहराता रहा और फिर उसने अपनी आंखें तेज कर रितिका की तरफ एक गंभीर भाव से देखा। हमारी म्यूटेंट की दुनिया के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। बाहर के लोगों के लिए हम हमेशा एक राज बनकर रहेंगे। मेरे लिए न्यू म्यूटेंट की सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है। अगर हमारे किसी विभाग ने इस मामले के बारे में भविष्य में कोई जांच पड़ताल की, तब हमारे ऊपर कोई न कोई मुसीबत आ सकती है और इसकी जिम्मेदारी तो जिन इंस्टीट्यूशंस भी नहीं लेगी। मैं उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। चीफ की बात सुनकर रितिका चौंक गई। उसने चीफ का ये रूप कभी नहीं देखा था। रितिका थोड़ी देर के लिए सदमे में चली गई और धीरे से बोला, मतलब जियान यहां से? चीफ ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, नहीं जा पाएगा। रितिका चीफ की बात सुनकर दंग रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब ये बात वो जियान को कैसे बताएगी। दूसरी तरफ जियान बहुत खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपने घर बस जाने ही वाला है। क्या जियान अपने घर जा पाएगा? क्या रितिका जियान की आजादी के सपने को तोड़ पाएगी? जियान के साथ ह्यूमनॉइड एजेंसी आखिरकार करेगी क्या? जिंदगी में जब कोई इंसान आपको हैरान कर दे तो ये समझना चाहिए कि आपको जिंदगी का पहला सबक मिल चुका है। रितिका के लिए ये सबक सबसे मुश्किल था क्योंकि जिस आदमी को वो सबसे ईमानदार और सत्यवान मानती थी, वही आदमी आज अपनी कही हुई बात से पीछे हटता हुआ नजर आ रहा था। चीफ के मुंह से निकले हुए हर शब्द रितिका को हैरान और परेशान कर रहे थे। वो समझ रही थी कि जो वो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन वो जानती थी कि जब जियान को ये सच्चाई का पता चलेगा तो वो शायद बर्दाश्त न कर पाए। चीफ रितिका का चेहरा देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि रितिका परेशान है। उसके लिए ये सब बहुत नया है। वो जानते थे कि रितिका एक कट्टर ईमानदार अफसर है और वो हमेशा सच्चाई और इंसाफ के साथ चलती है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि रितिका अपनी म्यूटेंट प्रजाति को बहुत मानती है और उसको सुरक्षित करने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसीलिए उन्होंने रितिका से बोला, मैं जानता हूं ये सुनकर तुम बहुत परेशान हुई होगी, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी राय भी जानना चाहता हूं। तो बताओ मुझे कि तुम्हें क्या लगता है, अब हमें क्या करना चाहिए? रितिका ने थोड़ी देर सोचा और सोचते सोचते अब उसने अपने हाथों की एक मुट्ठी बना ली और बड़े ही जोश के साथ
उसे टेबल पर रखकर उसने बोला, यह सच है कि आपने जियान से वादा किया था, तो उसके हिसाब से तो जियान का बाहर जाना ही उसका हक है। लेकिन बीच में ही रितिका रुक गई, क्योंकि वो जो आगे बोलने वाली थी वो उसके लिए भी बहुत कठिन कार्य था। चीफ ने उसकी हिचकिचाहट को समझा और फिर से उससे पूछा, लेकिन क्या? रितिका ने अपने अंदर थोड़ा साहस भरा और हिम्मत के साथ उसने बोला, हम जियान को यहां से जाने नहीं दे सकते। मैं अब आपकी बात समझ रही हूं। उसका यहां से जाना पूरी की पूरी म्यूटेंट प्रजाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। हमारे इतने सालों की मेहनत किसी एक इंसान की आजादी से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीफ रितिका की बात को समझ गए और उन्हें भी अच्छा लगा कि आज रितिका ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। इसलिए उन्होंने एक अलग अंदाज में रितिका से बोला, तो तुम भी चाहती हो मैं अपनी जुबान से मुकर जाऊं? रितिका ये नहीं चाहती थी, पर मामला यहां उसके चाहने या ना चाहने का नहीं था। ये कोई निजी मामला नहीं था, बल्कि ये मामला तो म्यूटेंट को बचाने और उनको सुरक्षित रखने का था। वैसे एक बात है, लारा बहुत दिनों से एक नए ड्रग के ऊपर शोध कर रही थी। तुम जाकर जरा एक बार देख कर आओ। रितिका के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। जियान काफी देर से ह्यूमनॉइड कार्यालय में बैठा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो किसी मोम की तरह वो वहां चिपक गया हो। वहां आसपास के सभी लोग उसको ऐसे घूरे जा रहे थे कि जैसे चिड़ियाघर में किसी बंदर को घूरते हैं। सबसे ज्यादा जो जियान को घूर रहा था वो गगन था। गगन शुरुआत से ही जियान से चिढ़ता था। उसे इस बात का डर था कि कहीं ये आदमी उसके नौकरी न खा जाए, लेकिन साथ ही साथ उसके चेहरे पर जियान के काम को लेकर खुशी भी थी। गगन के चेहरे को देखकर जियान कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। ये सोचकर जियान और घबरा रहा था। उसी वक्त रितिका चीफ के ऑफिस से बाहर निकलती है। रितिका को देखकर जियान को थोड़ी राहत महसूस हुई और उसने रितिका से पूछा, मैम क्या हुआ? बात हो गई? अब मैं जा सकता हूं ना? वहां मौजूद सबके चेहरे के भाव काफी अलग थे। जियान के जाने की बात सुनकर वो अपना काम छोड़कर रितिका और जियान की तरफ ही देखे जा रहे थे। रितिका के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए थे। उसके चेहरे पर एक उलझन नजर आ रही थी। रितिका जियान के पास आई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि जियान ने अपने हाथ उसके मुंह पर रख दिया। रितिका उसी वक्त रुक गई और वहां पर खड़े सब लोग ये नजारा देखने लगे। कार्यालय में थोड़ा बहुत सबको अंदाजा तो था कि इन दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये जियान सबके सामने अपना हाथ रितिका के मुंह पर ही रख देगा। सब लोग अब और गौर से इन दोनों की तरफ देखने लगे। इससे पहले आप कुछ कहें, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। जियान की बात सुनकर रितिका थोड़ा आश्चर्य में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भला जियान उससे क्यों माफी मांग रहा है, बल्कि माफी तो उसे जियान से मांगनी चाहिए, क्योंकि अगले ही कुछ क्षण में रितिका ऐसा कुछ करने वाली थी जिसे जियान शायद कभी माफ ना करे। जियान ने अपनी बात आगे करी। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। कुछ देर पहले जो मैंने तुमसे बोला था औरतों को लेकर, वो गलत था। मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी। मैंने ही आदमी औरत को एक श्रेणी में बांट दिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी बात बड़ी ही सेक्सिस्ट थी और मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बिना सोचे समझे किसी के बारे में भी अपनी राय बनाना और बोल देना गलत है। मुझे माफ करना अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो। जियान ने दिल से रितिका से माफी मांगी थी। उसने जानबूझकर लारा की बताई हुई बात को रितिका के सामने नहीं रखा, क्योंकि वो जानता था अगर उसने सबके सामने रितिका की निजी जिंदगी के बारे में कुछ भी बोला तो उसे बहुत बुरा लगेगा। वो रितिका की बहुत इज्जत करता था और उसके मन में कहीं उम्मीद थी कि रितिका शायद उसे माफ कर दे। रितिका काफी देर तक बिना बोले वहीं खड़ी रही और फिर कुछ देर के बाद उसने बोला, मुझे माफ करना। माफी? आप क्यों? जियान रितिका से सवाल कर ही रहा था कि उसकी बात खत्म होने से पहले ही रितिका ने जियान की गर्दन के पास चाकू गाड़ दिया। जियान की आंखों के सामने एक अंधेरा सा छा गया। कुछ देर बाद जब जियान उठा, उसने अपने आप को एक बहुत ही अलग कमरे में पाया। उस कमरे की सारी दीवारें किसी चांदी के धातु से चुनवाई गई थीं।
वहां मौजूद लंबी लंबी टेबल के ऊपर बहुत सारी बोतल और जार रखे थे। उन सभी के अंदर एक अजीबोगरीब तरीके के तरल पदार्थ मौजूद थे, जिनके अलग अलग रंग रूप वहां पर नजर आ रहे थे। जियान बेहोशी की हालत में बड़बड़ाने लगा, मैं कहाँ हूं? जियान उठने की कोशिश कर रहा था, पर उसे पता चला कि उसके हाथ और पैरों को उसकी ऑपरेशन बेड से बांध रखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। वो यहां कैसे आ गया? तुम अभी होश में हो, ये जानी पहचानी गंभीर आवाज जियान को सुनाई पड़ी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और देखा कि रितिका और लारा वहां ऊपर खड़े थे और उसकी तरफ घूरे जा रहे थे। लारा ने लैब कोट पहना हुआ था। जियान को याद आया कि रितिका ने उसको पीछे से मारा था। रितिका, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर वार किया। बाकी लोग तुमसे डरते होंगे, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता। यहां से निकलकर तुम्हें अच्छा सा सबक सिखाऊंगा। एक तो मैंने तुमसे माफी मांगी और तुमने मुझे ही कैद कर लिया। बोलने के साथ ही जियान ने बहुत कोशिश की वहां से उठने की, लेकिन वो बिल्कुल भी उठ नहीं पाया। जियान की बातें सुनकर लारा का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया और उसने बोला, रितिका, ये शैतान क्या तुम्हें परेशान करता है? इसकी इतनी हिम्मत कि तुमसे ऐसे बात करे? मुझे लगता है इसने शायद तुम्हारे साथ पहले भी कोई बदतमीजी करी है। कहो तो इसके लिए भी अलग सजा दे दूं इसको? रितिका ने अपना सर नीचे कर लिया, क्योंकि वो जानती थी कि दोषी वो है, और बड़ी धीमी आवाज में उनसे बोला, मैम, क्या आप इसकी दवाइयां बढ़ा सकती हो? लारा ने रितिका की तरफ देखा। जियान को इन दोनों औरतों की बातें करते देखते हुए उसे लग रहा था कि आज तो ये दोनों उसकी जान ही लेकर रहेंगी। जियान बहुत घबरा गया और उसका दिल घबराकर जोरों से धड़कने लगा। वो चिल्लाता रहा, चीफ, आप अपने वादे से मुकर गए। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे जाने देंगे। मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी आत्मा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तुम सब एक नंबर के धोखेबाज हो। ओह, ऐसा क्या? तुम्हें क्या लगता है हम आत्माओं से डरते हैं क्या? ये बोलते ही चीफ ने दरवाजा खोला और अंदर आ गए। उन्होंने जियान की तरफ देखा और फिर लारा की तरफ देखकर बोला, लारा, अभी तक काम पूरा क्यों नहीं हुआ? लारा थोड़ी घबरा गई और उसने चीफ को ये बताया, रितिका ने मुझसे इंतजार करने को बोला था जब तक ये उठ न जाए, क्योंकि अगर ये उठता नहीं तो कभी भी हमारी बातों का विश्वास नहीं करता। जहां उस कमरे के अंदर जियान के भविष्य के बारे में निर्णय चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ लैब के बाहर लोग अपनी ही कोई नई थ्योरी लगा रहे थे। उनके बीच में ये बातें चल रही थी कि जियान को तो बिल्कुल भी यहां से जाने नहीं देना चाहिए। न जाने बाहर जाकर वो कौन कौन से हमारे राज खोल दे। वहां मौजूद सारे म्यूटेंट ही थे, इसीलिए उन लोगों के लिए अपनी सुरक्षा सबसे सर्वप्रथम थी। कई लोग बड़े खुश भी थे, क्योंकि वो जियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और चाहते थे कि ऐसा ही कुछ उसके साथ ही होना चाहिए। उन लोगों को हंसता देख वहां मौजूद सुनील को बहुत बुरा लगा। सुनील एक बहुत ही ईमानदार और अच्छा अफसर था। वो उन लोगों की बातों को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने तुरंत बोला, जो दूसरों के दुख पर हंसते हैं वो कभी खुद भी खुश नहीं रह सकते। वहां मौजूद बाकी लोग सुनील को देखने लगे। वो सब सुनील की ईमानदारी से परिचित थे, इसीलिए उससे बहस करने से हमेशा बचते थे। हम तो बस ऐसे ही हंस रहे थे। नहीं, झूठ, तुम लोग ऐसे ही हंस नहीं रहे थे, बल्कि किसी के दुख के ऊपर हंस रहे थे। जियान को ऐसा देखकर तुम्हें खुशी हो रही है ना? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर। आज का दिन पूरी की पूरी म्यूटेंट प्रजाति के लिए एक काला दिन माना जाएगा, क्योंकि आज हमने एक इंसान के साथ धोखा किया, और वो भी उस इंसान के साथ जिसने हमारे लिए काम किया, इतना जटिल केस सुलझाया, कसूरवार को जेल तक पहुंचाया और बेकसूर को इंसाफ दिलाया। और हमने उसके साथ क्या किया? उसका इस्तेमाल किया और अब उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो कहो, ये कोई हंसने की बात है? सुनील की बात सुनकर बाकी सब लोग खामोश हो गए। बिल्कुल, पीछे से गगन ने बोला। सुनील और बाकी सब अफसर गगन की तरफ देखने लगे। गगन सुनील के पास चलकर आया और उसने बोला, सुनील, मैं जानता हूं जो तुम बोल रहे हो वो सही है। तुम नए नए अफसर हो, इसीलिए तुम्हारे अंदर वो जोश भी है जो कि होना भी चाहिए, लेकिन तजुर्बा अभी तुम्हारे पास नहीं है।
बड़ा आसान है एक जगह से देखकर सही गलत का फैसला करना, लेकिन जब आपको किसी दो गलत रास्तों के बीच में एक को चुनना पड़ता है तो वही आपकी सबसे बड़ी चुनौती होती है। जियान के साथ जो हो रहा है वो शायद गलत हो, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर वो यहां से चले जाता है और बाहर के किसी आदमी को हमारे बारे में पता चल जाता है तो वो एक पाप होगा। और अगर मुझसे पूछोगे कि किसी गलत रास्ते या किसी पाप भरे रास्ते में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनना चाहिए? गगन और नजदीक जाकर बोलता है, मैं आंख बंद कर हमेशा गलत रास्ते को ही चुनूंगा। हमेशा याद रखना, किसी एक आदमी को धोखा देना कई गुना ज्यादा सही है पूरी की पूरी प्रजाति को धोखा देने से। सुनील गगन की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गया। वो बोलना तो चाह रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि गगन की बात कहीं ना कहीं सही भी थी। सुनील ने धीरे से कहा, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि। गगन बीच में सुनील को हाथ दिखाकर रोक देता है और कहता है, वो सब बाद में, अभी तुम्हें शहर की तरफ जाना है किसी काम से, तुरंत अभी निकलो। सुनील को पता था कि गगन उसका सीनियर था, इसीलिए वो गगन की बात को नकार नहीं सकता था। वो चुपचाप वहां से चला गया और बाकी सब लोग एक बार फिर अंदर की खबर सुनने के लिए उत्तेजक हो गए। अरे तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरे साथ तुम क्या करना चाह रहे हो? जियान ने वहां खड़े सभी लोगों से ये पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ चल क्या रहा है। जियान ने तभी लारा को एक बहुत बड़ा सुई निकालते हुए देखा। वो सुई इतनी बड़ी थी मानो इंसान के लिए नहीं बल्कि किसी भैंस के लिए हो। जियान घबरा गया। उसे लगने लगा कि कहीं ये उसे मार ना दे और अपनी जान बचाने के लिए उसे कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्या जियान ह्यूमनॉइड के चंगुल से निकल पाएगा? क्या वो वापस अपने घर जा पाएगा? क्या वो नया ड्रग जियान को म्यूटेंट बना पाएगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए विचित्र वर्ल्ड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।